चलिए बच्चों लाओ, कौन सा क्वेश्चन था वो, देना बेटा, किताब देना मुझे। एनवीटी को डिस्कस करेंगे वो। एनवीटी में कौन कौन से थे क्वेश्चन, एक बार बोलो। 4, 5, 6। 4 था क्या? अरे 5 तो वही आ गया शायद पहले। फिर तो वही आगे घूम के शायद लगता है सर। चलो कोई नहीं, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? क्वेश्चन नंबर 3 देखो पहले। 3 क्या कह रहा है? देयर आर 2 रेड, 2 ब्लू, 2 व्हाइट, a certain number of green balls, sorry green socks in a drawer। देखो भाई क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ड्रॉअर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक ड्रॉअर है और उस ड्रॉअर में बताओ किस किस कलर के कितने आपके सॉक्स हैं। बोलना एक बार। रेड कितने सॉक्स हैं उसमें? हैं 2 रेड सॉक्स हैं और 2 ब्लू सॉक्स, सॉरी ब्लू सॉक्स हैं। नेक्स्ट बोलो यार। 2 व्हाइट सॉक्स हैं, मोजे हैं, 2 व्हाइट मोजे हैं और कौन से मोजे हैं? ग्रीन। कितने? 13 एन ग्रीन मोजे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ 2 socks are taken at random from the drawer without replacement, the probability that they are of the same color is 1/5, then the number of green socks are। देखो कितने सॉक्स निकाल रहे हैं बच्चों हम लोग? 2 निकाल रहे हैं। कितने निकाल रहे हैं? 2। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ कितने हुए? 2 और 2 4 और 2 6, 6 मतलब 6 प्लस n C2, इतने सॉक्स निकाले। अब सेम दोनों जो सॉक्स हैं वो सेम कलर के होने चाहिए, या तो दोनों रेड होने चाहिए, या दोनों कैसे होने चाहिए बच्चों आपके? ब्लू होने चाहिए, या दोनों ग्रीन होने चाहिए, या दोनों कैसे होने चाहिए आपको? व्हाइट होने चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों सेम कलर के होने चाहिए। तो 2C2 प्लस कितना आ जाएगा? 2C2 मतलब या तो दोनों रेड हो सकते हैं, या दोनों ब्लू हो सकते हैं, या दोनों व्हाइट हो सकते हैं, यानी कि 2C2, और या दोनों क्या हो सकते हैं? ग्रीन हो सकते हैं, ग्रीन यानी कि NC2। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब ये किसके इक्वल है बच्चों आपका? 1/5 के इक्वल है। तो सॉल्व कर लो। आंसर नहीं आ रहा कैसे? 1 + 1 + 1 + NC2 डिवाइड बाय कर लेना, आंसर आएगा। कैसे नहीं आएगा आंसर? क्या है इस क्वेश्चन? नहीं तूने नहीं किया बासु, आंसर नहीं आया। डाउट था किसका? ये आयुष कर लेना बेटा इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं आ जाओ, आराम से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे बच्चों। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 4 क्वेश्चन कह रहा है डाइस इज वेटेड सच दैट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ रोलिंग द फेस नंबर n इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। किसी डाइस को बच्चों हम थ्रो कर रहे हैं और जो प्रोबेबिलिटी है कोई भी फेस नंबर आने की वो प्रोपोर्शनल है किसके? n स्क्वायर के। जैसे 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी 3 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, 4 के आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों 4 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों 5 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। कुछ हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि जो 1 की प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों वो हो जाएगी k, और जो 2 की प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों वो हो जाएगी कितनी बच्चों आपकी? 4k, ठीक है ना। या एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? स्क्वायर में ही लिखते हैं। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू k, और 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी? 3 स्क्वायर इंटू k, और 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों आपकी? 4 स्क्वायर इंटू k, और यहाँ पर 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी? 5 स्क्वायर इंटू k, और बच्चों 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों?
6 स्क्वायर इंटू के। हमको इन इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को निकालना पड़ेगा। किस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे कि भाई जो प्रोबेबिलिटीज का समेशन होता है वो टोटल कितना होता है बच्चों, आपका 1 के बराबर होता है। यानी कि जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है या 2 की प्रोबेबिलिटी है, 3 की प्रोबेबिलिटी है, 4 की प्रोबेबिलिटी है, 5 की प्रोबेबिलिटी है और 6 की प्रोबेबिलिटी है मेरे प्यारे बच्चों, ये किसके बराबर होगा बेटा, आपका 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, आपका 1 के इक्वल होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना है आपका, के प्लस मतलब 1 स्क्वायर इंटू के प्लस 2 स्क्वायर इंटू के प्लस 3 स्क्वायर इंटू के प्लस 4 स्क्वायर इंटू के 5 स्क्वायर इंटू के प्लस कितना आएगा 6 स्क्वायर इंटू के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इंटू के प्लस 6 स्क्वायर इंटू के इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समेशन के हिसाब से निकाल लेंगे, या ऐसे आप ऐड कर सकते हो 36 25 16 9 4 और 1। ठीक है ना, इसको ऐसे कर लो। ये होता है आपका क्या n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन कितना 6। n की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों 6, तो 6 इंटू 7 इंटू 6 12 और 13 6 से 6 गया मतलब 91 के बराबर कितना 1। के इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों आपका 1 अपॉन 91। अब आप किसी की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास के निकल करके आ चुका है। क्लियर है? अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोगों से, द डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, 2 बार डाइस को रोल करते हैं, यील्डिंग द नंबर ए एंड बी, द प्रोबेबिलिटी दैट ए लेस देन बी इज पी। ठीक है ना, तो 2 बार थ्रो करते हैं, ए जो है वो लेस देन बी होना चाहिए आपका। ठीक है, तो कौन कौन से केस आपके बनेंगे जब ए लेस देन बी होगा, तो डैश को 2 बार थ्रो करने पर। ठीक है ना, तो ऐसा हो जाएगा आपका 1 2 हो जाएगा। मतलब जैसे अगर आप 1 लेते हो, कोई भी डाइस है उसमें 2 प्लेस होते हैं। कितने प्लेस होते हैं बच्चों, मतलब 2 बार थ्रो कर रहे हो तो 2 प्लेस यहाँ पर आपके बन जाएंगे, एक प्लेस ये बन जाएगा और एक प्लेस ये वाला बन जाएगा। अगर मैं कहता हूं यहाँ पर 1 आता है तो यहाँ पर कितनी चॉइस है आपके पास, 5 चॉइस है, 2 3 4 5। मतलब ऐसा कह रहा है कि दोनों डाइस को थ्रो करोगे तो दोनों पर। अच्छा मुझे एक बात क्लियर कर दीजिए, यहाँ पर जो ए बोल रहा है वो फर्स्ट ड्रॉ पर है, मतलब फर्स्ट टॉस पर है क्या डाइस के पर? ऐसा बोला गया है कि ए आपका रेस्पेक्टिवली वगैरह तो कुछ यूज ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात यह है, इसमें एक सीधा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं कि दोनों डाइस पर सेम नंबर नहीं होना चाहिए, दोनों पर डिफरेंट होना चाहिए। अगर दोनों पर डिफरेंट होगा तो एक दूसरे से तो बड़ा ही होगा। अब इसने ये तो मेंशन नहीं किया इस क्वेश्चन के अंदर कि ए जो है आपका फर्स्ट थ्रो पर आ रहा है और बी जो है आपका सेकंड थ्रो पर आ रहा है, ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा। हो सकता है बी को पहले वाले थ्रो पर मान लो, और पर मेरे हिसाब से कहना चाहिए, लग तो रहा है क्वेश्चन को देख करके कि पहले 2 बार अगर आपने टॉस किया है, कितनी बार 2 बार टॉस किया है, तो पहली बार ए होना चाहिए, दूसरी बार बी होना चाहिए। देख लेते एक बार आंसर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज कर लेंगे। ठीक है, मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कि एक डाइस पर मतलब दोनों डाइस पर इक्वल नंबर नहीं है। इक्वल नंबर नहीं है तो एक तो बड़ा होगा, एक क्या होगा आपका छोटा होगा। अच्छा इक्वल नंबर वाले कितने केस होंगे, 6 केस होंगे कि दोनों पर 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 5 5 या 6 6 आपका आ जाए। क्लियर हुआ कि क्यों? क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है ना, तो उसके लिए 6 केस हो जाएंगे। टोटल केस कितने होते हैं आपका 36, तो 30 केस ऐसे बचेंगे जिनमें दोनों पर अनइक्वल नंबर्स आएंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी 30 अपॉन कितना 36, यही तो होगी प्रोबेबिलिटी। और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 2/p का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आंसर क्या दे रखा है इसका? मेरे हिसाब से ए फर्स्ट ड्रॉ पर होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ए फर्स्ट ड्रॉ पर ही है, इस हिसाब से 1 आंसर आएगा। चलिए मतलब ए जो है वो मतलब जो पहली बार आपने डाइस थ्रो किए उस पर जो नंबर आ रहा है वो दूसरी वाली से कम आना चाहिए, दूसरी वाली पर पहली वाली से क्या आना चाहिए ज्यादा। तो अगर पहली वाली पर 1 आएगा तो उसके लिए कितनी चॉइस 6, अगर पहली वाली पर 2 आएगा तो उसके लिए कितनी चॉइस, यहां पर 5 आ जाएगा। अगर पहली वाली डाइस पर 2 आएगा तो यहाँ पर कितनी चॉइस बनेंगी बच्चों आपके पास, 4 चॉइस बनेंगी। अगर यहाँ पर 3 आएगा तो यहाँ पर कितनी चॉइस बचेंगे बच्चों आपके पास,
3 चॉइस बचेंगी। यहाँ पर अगर आपका कितना आएगा 4 आएगा तो यहाँ पर 2 चॉइस 5 और 6, और यहाँ पर अगर 5 आएगा तो यहाँ पर एक ही चॉइस बचेगी, दैट इज 6। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक चॉइस, बाकी का कोई सीन है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितने केस हो गए टोटल? 5 4 3 2 1, तो कितना आ जाएगा? 5 और 4 9 और 3 12 2 14 और 1 15, 15 फेवरेट केस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 15/36 हो जाएगी। अगर आप 3 से इसको काटोगे तो 5 और 12 यहां पर आएगा। हमसे जो पूछा गया है वो 2/p का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है, ये तो पूछा है बच्चों। अरे यही पूछा है कि नहीं पूछा? 2/p का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 2/p का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा आपका? देखो 2/p पूछा है ना, तो ये आ जाएगा 24/5 है ना, 4 आएगा इसका आंसर। अच्छा देखो और कोई केस, एक सेकंड, अगर एक यहां पर आया तो 5 केस, 2 आया तो 4 केस, अब 15 ही आएंगे क्योंकि डबल 30 होते हैं। 2/p का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/p कितना आ जाएगा वैसे देखा जाए तो? 5 4 9 और 3 12 तो 14 15, अच्छा तो पॉसिबल ही नहीं है। 2/p ये हो जाएगा 24/5, तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग का GIF। तो कितना आएगा बच्चों आपका? 4। आंसर 4 आना चाहिए इसका। तो आंसर कितना दे रखा है? 5। पीछे चेक करना भाई एक बार इसको, कोई केस कौन सा एक्स्ट्रा ले रखा है इसमें। देखो एक बार फटाफट से, कोई केस मिसिंग है क्या? जल्दी चेक करो यार, फिर आगे बढ़ना है। रेहान तो कल क्यों नहीं आए भाई? क्यों? नानी के घर। कौन, पापा लेके गए होंगे, है ना? हम्म, चलो भाई जल्दी। अरे यार गजब होगा। तो वही तो पूछ रहा हूँ, कितने केस बना रखे हैं इतना बता है? 3। कौन कौन से? अच्छा A<B के कितने केस आए हैं? अरे यार जो डाइस है आपकी बाइस्ड है, वो डाइस जो है वो वाइज्ड है आपकी, और डाइस अगर वाइज्ड है तो ये तो फेल हो गया कॉन्सेप्ट आपका यार। ये क्या, ये निकाला था K=91। अगर डाइस आपकी अनवाइज्ड होती, फेयर डाइस होती, उसमें 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6, इस तरीके से होता, तो फिर आपका ये क्वेश्चन करेक्ट था, सॉल्यूशन सही था, सब कुछ बहुत सही था, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट यहाँ पर डाइस जो वाइज्ड है, मतलब अब हर केस की प्रोबेबिलिटी अलग से लेनी पड़ेगी आपको, कि प्रोबेबिलिटी 1 के आने की प्रोबेबिलिटी अलग है, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अलग है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है चलो करो। अब इधर देखिए सारे बच्चे, कौन कौन सा केस हो सकता है? सबसे पहला केस होगा 1 2 का, ठीक है ना, 1 2 का होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? 1। चलो मैं के फॉर्म में ले लेता हूं, बाद में के की वैल्यू पुट कर देना। 1 की प्रोबेबिलिटी है K×1, के ही है, के फॉर्म में ले रहा हूं भाई, के, ठीक है। और 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2², यानी कि 4K ले लिया, क्या ले लिया? 4K। तो कितना हो जाएगा ये? 4K², ठीक है ना। ये हो जाएगा बच्चों कितना? 4K²। अच्छा 1 3 की बात करते तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी? K×9K, कितना हो जाएगा? 9K²। 1 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बोलो? K इंटू इसका स्क्वायर करना है आपको 16K, तो कितना हो जाएगा? 16K², ठीक है ना। 1 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? K इंटू 25K, कितना हो जाएगा? 25K², ठीक है। 25 कितना हो जाएगा? K²। अब यहां पर आ जाओ, 1 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? आप K इंटू 36K, कितना हो जाएगा? 36K²। बोलो यहां से समझ में आया कि नहीं आया? A<B है तुम्हारा। अब कौन सा केस आ जाएगा आपका? जब 2,5 2,3 होगा,
तो 2,3 में क्या हो जाएगा आपका, 2 का हो जाएगा आपका कितना 4k, तो 4k इंटू कितना हो जाएगा आपका 9k, तो कितना हो जाएगा 36k² होगा ना, 36k²। इसी तरीके से क्या आएगा बच्चों आपका 3 4 आएगा, तो 3 4 आएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका, क्या कह रहे हो, अच्छा 2 4 भूल गया हूं, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका 2 4, तो 2 4 के कितना होगा बच्चों आपका 4k इंटू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 16 होगा, 16 इंटू के, तो कितना हो जाएगा आपका 64k²। एक केस आएगा कितना आपका 25, तो 25 का होगा 4k इंटू 25k, तो कितना हो जाएगा आपका 25 मतलब 100k²। और कौन सा आएगा आपका बच्चों 26, तो 26 आएगा तो कौन सा आएगा 4k, ठीक है ना, इंटू कितना आएगा 36k। समझ में आया कि नहीं आया, ये कितना हो जाएगा 144k²। और ऐसे फटाफट से मुझे 26 हो गया, ठीक है ना, ऐसे क्या आएगा 3 4 आएगा, ऐसे क्या आएगा आपका 3 5 आएगा, ऐसे आपका 3 6 आएगा, ऐसे 4 5 आएगा, ऐसे क्या आएगा बच्चों आपका 4 6 आएगा, और ऐसे क्या आएगा बच्चों आपका 5 6 आएगा। तो केस तो बहुत सारी बन गई, तो एक काम करते हैं प्रोबेबिलिटी निकाल लो, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि दोनों पर एक आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, बट यहां पर तो क्या हो गया कि ए क्या है आपका लेस देन बी है। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, निकाल के एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, अभी टाइम लगेगा इस क्वेश्चन करने में, सॉल्व हो जाएगा पक्का, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर, क्या कह रहे हो, दे तो रखा है कि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी या 2 के आने की प्रोबेबिलिटी i² के बराबर है, कि प्रोपोर्शनल है, और k की वैल्यू को लास्ट में 91 पुट कर दीजिएगा, 1/91 सॉरी, दिए रखा है क्वेश्चन में ना, उसको तो हम भूल ही गए थे, यहां से फिर क्वेश्चन अपनी तरफ से ही बना दिया था इसके अंदर। ठीक है बच्चों, अपने एंड से आप एक बार कर लीजिएगा, क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका मीनिंग क्या है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट, वापस से क्वेश्चन आ चुका है भाई, 2 की पावर n इक्वली स्किल्ड प्लेयर S1 S2 से लेकर के S2 की पावर n इक्वली स्किल्ड प्लेयर खेल रहे हैं भाई आपके नॉकआउट टूर्नामेंट में, कितने हैं 2 की पावर n है, ठीक है, 2 की पावर n है आपकी, और मेरे हिसाब से S2 फाइनल पहुंचता है। इन ईच राउंड प्लेयर्स आर डिवाइडेड इन पेयर्स एट रैंडम and winners from each pair moves to the next round. If S2 reaches the semi-final, then the probability that S1 wins the tournament, S1 wins the tournament is 1/84. The value of n is, इस क्वेश्चन का समझेंगे देखो कि सेमीफाइनल में कितनी टीमें पहुंचेंगी, 4 टीमें पहुंचेंगी, ठीक है ना। अब सेमीफाइनल में 4 टीम पहुंचेंगी, तो एक टीम तो फिक्स हो गई आपकी, कौन सी S2, और S2 सेमीफाइनल तक पहुंच रही, फाइनल में पहुंच ही नहीं पा रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से सेमीफाइनल के बाद का रास्ता कैसा है, फाइनल में जो गेम होगा वो किस किस के बीच में होगा, अगर देखा जाए तो S1 को तो विनर ही घोषित करना है, शायद S1 को तो विनर ही घोषित करना है, तो S1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ये बताओ पहले तो। S1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल कितने 1, ठीक है ना। बट सेमी इतना कंफर्म है कि S2 गेम में है ही नहीं आपका, तो गेम में कितने लोग हैं टोटल 2 की पावर n थे, ठीक है ना। अगर अगर इनका मुकाबला होगा, अच्छा S1 का जो मुकाबला होगा कितने प्लेयर से होगा, 2 की पावर n-1 से होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर इसको फाइनली ट्रॉफी उठानी है, इसको टूर्नामेंट जीतना है, तो इसका जो मुकाबला होगा, क्योंकि टोटल प्लेयर 2 की पावर n है, तो खुद से मैच नहीं खेलेगा ना, एक तो कम होगा, तो उसको तो इतने मैचेस मतलब उसकी जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये होगी आपकी, टोटल प्लेयर्स आ जाएंगे आपके यहाँ पर, और उसके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगर आपसे ये कहा जाए कि S2 को फाइनल मैच जिताना, किसको S1 को फाइनल मैच जिताना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो ये हो जाएगी
बट उसने एक बात और ऐड की है कि जो आपका S2 नंबर का प्लेयर है वो सेमीफाइनल तक पहुंचता है, बस फाइनल तो S1 ही जीतेगा। मतलब सेमीफाइनल, मतलब फाइनल में ये नहीं जा सकता, S2 नहीं जा सकता। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई S2 है, कुछ और 3 प्लेयर हैं सेमीफाइनल बैठे हुए जिनमें S1 भी एक बैठा हुआ है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर मुझे, ये तो फाइनल का वो आ गया प्रोबेबिलिटी, आपका फाइनल S1 के विन करने की प्रोबेबिलिटी आई है। अगर मुझे फाइनल में देखो S2 के जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, फाइनल में अगर जाता तो 1/4 थी, समझ में आया कि नहीं आया? और अगर S2 फाइनल में नहीं जाएगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/4 होगी, इनमें से जाएगा कोई ना कोई। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या इस बात को आपको समझे कि नहीं समझे? इसमें 2 टास्क करने हैं, एक तो S2 को सेम फाइनल के बाद बाहर निकालना टूर्नामेंट से, फाइनल में नहीं भेजना उसको। फाइनल में 4 में से 3 के जाने के चांस होंगे, अब वो कोई भी जा सकता है इनमें से। और दूसरा टास्क ये करवाना है कि S1 को विजेता घोषित करना है। 2 टास्क है यहां पर, और दोनों कैसे इवेंट आपके इंडिपेंडेंट हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब यहां से आपको 3 में से कोई टीम निकालनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4 फाइनल के लिए। और फाइनल में किसको जितवाना है, S1 को, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 की पावर n-1। ये बराबर दे रखा है किसके, 1/84। बताओ समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन का? सोच लो, अच्छे से विचार कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 2 टास्क इसमें करने थे, 2 इवेंट थे। एक तो S2 सेमीफाइनल पहुंचेगा, ये श्योर है, उसको वहां से बाहर निकालना है, फाइनल में पहुंचाना नहीं है। तो फाइनल में जो भी टीम पहुंचेगी उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। अब फाइनल में जाने के बाद ये भी श्योर है कि हमको S1 को जितवाना है, तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 की पावर n-1। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? और ये बराबर दे रखा है बच्चों किसके, 1/84। अब इसको निकालो, आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 21। हाँ जी बोलो, तो कोने में जाके क्यों बैठता है भाई गौरव? क्यों भाई गौरव? तू यार आगे बैठने वाला बच्चा था, सबको लीड करता था, अब तू ही सबके जाके पीछे बैठ गया। लीडर कहाँ गया इस क्लास का लीडर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 5 डिफरेंट गेम्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 चिल्ड्रन रैंडमली। ये तो वही वाला क्वेश्चन है, क्या तो है गेम्स वाला। बासु नहीं याद है क्या? नहीं है यार बासु को। द प्रोबेबिलिटी दैट ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट 1 गेम इज P। बताया हुआ यार मैंने। देखो 5 गेम है, कितने गेम है बच्चों, 5 गेम है। 4 चिल्ड्रन को क्या करना है, चॉकलेट वाला ही आ गया, 4 चिल्ड्रन क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो टोटल केस कितने होंगे, टोटल केसेस की बात करता हूं तो बच्चों को हो जाएंगे, एक गेम को देना है कितने बच्चों को, मतलब सॉरी, एक गेम के पास कितनी चॉइस है, 4 चॉइस, ठीक है ना। पहले गेम के पास 4 चॉइस, दूसरे के पास 4 चॉइस, तीसरे के पास 4 चॉइस, चौथे के पास 4, पांचवें के पास भी 4, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 5। टोटल केसेज आपके 4 की पावर 5 आ चुके हैं। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि हर एक चाइल्ड को कम से कम एक गेम मिलना चाहिए। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपके पास n टॉयज हैं या n चॉकलेट हैं और r बॉयज हैं या r चिल्ड्रन हैं, n टॉयज को r को डिस्ट्रीब्यूट करना, हर बच्चे को कोई ना कोई खिलौना मिलना चाहिए। द कॉन्सेप्ट इज r की पावर n माइनस क्या होगा, rc1 r-1 की पावर n प्लस क्या होगा, rc2 r-2 की पावर n। और ये कहानी जो है आपकी चलती रहेगी 0 तक, प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, लिखवाया हुआ बाकायदा, आप देख लीजिएगा भाई। अब यहां पर देखें, यहां पर n की वैल्यू 5 है, हो जाएगा 4 की पावर 5 माइनस 4c1 4-1 की पावर 5 प्लस rc2 है, ठीक है ना, rc2 होगा यहां पर।
तो यहां पर क्या आ जाएगा 4c2, 4 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 4c3, 4 माइनस 3 की पावर 5 प्लस 4c4, 4 माइनस 4 की पावर 5। ये जीरो हो जाएगा आपका। इनको इवैल्यूएट कर लो। दीज आर द फेवरेबल केसेस। ये क्या है बच्चों आपके फेवरेबल केस हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? पक्का? ठीक है, चलिए निकालो वेक्टर वाला सीन निकाल लेते हैं, बट डिस्कस नहीं करेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, देख लो आपका नावर निकल गया इसमें। वेक्टर में मैं क्या पढ़ा रहा था आपको, मैंने डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट किया था। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कल जो एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी, पानी देना बेटा। अरे चने लाया क्या रे आज? कोई चने नहीं लाया क्या? लाओ, ले आया करो यार, खत्म हो गया। बारी बारी से लाया करो सब। रिवाइज कर लो एक बार, जो कल पढ़ाया था उसको रिवाइज करो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर। ये कहां से पढ़ लिया तुमने? कर लेंगे सॉल्व। उस बेटे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? प्रेशर फील मत करना, खुश रहना है। हाँ, कोई दिक्कत आए तो बताना है। ओके, अब इस चैप्टर पर ध्यान फोकस करो। किस पर? वेक्टर। स्टार्टिंग में तुम्हारे मार्क्स गड़बड़ाएंगे, ठीक है ना, उससे टेंशन मत लेना, पैनिक मत होना बिल्कुल। चलिए बच्चों, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे हम लोग। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। डॉट प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दो प्रकार का होता है आपका। अभी लास्ट आर्टिकल हमारे इस चैप्टर का बचा हुआ है। एक तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की हम बात कर रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना। तो टू वेक्टर्स के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर एक तो होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट होता है, उस स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट किया जाता है तो स्केलर क्वांटिटी मिलती है हमको, ठीक है ना। जैसे, और डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर जो यूज होता है इस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेशन को शो करने के लिए, दैट इज डॉट का यूज होता है। तो यहां पर बोला जाता है कि ए डॉट होता है, वो होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होता है आपका कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है ना। थीटा जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। इसको जरा ऐसे समझते हैं, ठीक है ना। जैसे थीटा हो गया आपका, ये हो गया ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर हो गया बच्चों आपका? ए वेक्टर। और ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका? बी वेक्टर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये कल मैंने आपको बता भी दिया था। और यहां से एक फॉर्मूला भी निकलता है कि cos थीटा जो होता है वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय होता है बच्चों ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो जब कभी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। हाँ, डॉट प्रोडक्ट में यही है आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। क्या इसका मतलब क्या है? ठीक है, ऐसे डाल लो, हेडिंग डालना चाहो, बाकी तो इसी के अंदर आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे मान के चलो दिस इज ए वेक्टर, सपोज करो दिस इज ओ, ठीक है ना, एंड दिस इज बी वेक्टर, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है।
अगर मैं कहूं कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन कैसे होगा, ये बताओ पहले तो। बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन ऐसे तो निकालोगे आप लोग, इससे क्या ड्रॉ करोगे आप, परपेंडिकुलर करोगे कि नहीं करोगे, बोलो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर मैं बी वेक्टर के कंपोनेंट लेने की बात करूं आप लोगों से, किसकी बात करता हूं, कंपोनेंट लेने की बात करता हूं, तो कैसे लेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये होगा बच्चों कितना, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड sin थीटा आपका हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को। तो अगर मैं बात करता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, किसकी बात करता हूं बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है ना। तो वो कितना हो जाएगा आपका, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन बी ए वेक्टर, वो बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कितना, cos थीटा। ये तो होगा, ये तो प्रोजेक्शन है आपका। अरे समझ में आया कि नहीं आया, अरे क्लियर हुआ कि नहीं, तुम दोनों खड़े हो जाओ, यहां आ जाओ। और आयुष तुम वहां ठीक हो कि यहां ठीक हो, हैं, चलिए। अब यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, यहां तक समझ में आया सारे बच्चों को, ओके ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से देखें, मैंने बोला है बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कितना मेरे प्यारे बच्चों, cos थीटा है, ठीक है ना। अब यहां पर बोला गया है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू cos थीटा। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कितना, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ये तो लिखा हुआ है। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया जिससे हर साल जेईई मेंस में एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था ये, कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों आपका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बच्चों आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, अब लिखिएगा मत, सुनिएगा। जैसे बच्चों मैंने बोला था कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो ये कितना होगा बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, cos थीटा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि वहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है ना। तो यहां पर देखा जाए तो ए डॉट बी के फॉर्मूले को हम वापस से लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। तो ए डॉट बी किसके बराबर हो गया बच्चों आपका, ये हो गया आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये जो लिखा हुआ है आपका इतना सा, ये लिखा हुआ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है ना। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां से क्या निकलेगा आपका, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को, पक्का कंफर्म, पहले नोट डाउन करें। एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, याद करने का तरीका भी मैं थोड़ी देर में बताता हूं, चलिए। अच्छा, जैसे मैं बताता हूं लोगों को, जैसे मान के चलो सिमिलरली, जैसे ये ए वेक्टर है, ठीक है,
दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज कितना, बी वेक्टर, राइट, ठीक है। ये एंगल कितना है, थीटा। अब एक काम करो, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस वेक्टर से इस वेक्टर परपेंडिकुलर, तो कैसे होगा ड्रॉ, ऐसे होगा परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो आया कि नहीं आया, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है ना, ठीक है, ए वेक्टर हो गया। अब ए वेक्टर का बी पर प्रोजेक्शन चाहिए, जिस वेक्टर का जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया करो, और ये जो लेंथ होगी दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्योंकि जब हम बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकाल रहे थे, तो जैसे बी वेक्टर ए वेक्टर है, तो मैंने क्या किया, बी से ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये जो लेंथ होती है दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ऐसे ही ए का बी पर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए का बी पर निकालना तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, और ये जो लेंथ आएगी आपकी दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। अब ऑब्वियस बात है, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये वाला होगा आपका ए कॉस थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहां तक कॉस थीटा हो जाएगा आपका, और एक ये वाला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, क्लियर है सारे बच्चों, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, हालांकि बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट हाँ मैं आपको एक बात ये समझाने की कोशिश कर रहा था, ये फॉर्मूले आप डेराइव नहीं करोगे ना, आपको सीधे याद रखना है, आपको फॉर्मूलों को सीधे याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने लिखा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो इसको ऐसे याद रखो, किसका प्रोजेक्शन किस पे निकालना है, बी का ए पर निकालना है, बी डॉट ए किस पर निकालना है, ए पर, उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। अब ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, दोनों बराबर आते हैं, हालांकि वो नोट्स में लिखवाऊंगा अभी थोड़ी देर में, एक कम्यूटेटिव होता है स्केलर प्रोडक्ट आपका, ठीक है ना। अगर आप ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालना चाहते हो, किस पर, ए का बी पर, किस पर निकालना चाहते हो, ए का बी पर, किस पर, बी पर, है ना, तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, ऊपर तो ए डॉट बी आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप कैसे याद रखना है इसको, ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कई बात समझ में आया कि नहीं आया। चलो ये तो प्रोजेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन एक लेंथ होती है, क्या होती है आपकी, एक लेंथ। ऑब्वियसली बात है ये लेंथ ही तो है, तो कभी कभार ए डॉट भी अगर नेगेटिव आता भी है तो मोड लगा करके इसको क्या कर लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव ही मानने हैं। जैसे -5 आया यहाँ पर से आपका, तो -5 आया तो मोड लगाएंगे, क्या हो जाएगा बच्चों आपका 5 हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पर मोड लगा सकते हो, ठीक है, नहीं तो ऐसे रहने दो, बट दिमाग में इस चीज को रखना आपको, ठीक है। चलिए, अगर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से ये बनता है, बट उससे पहले कुछ नोट लिख लेते हैं, ठीक है ना, फिर उसको बताता हूं। नोट डाल के पहला पॉइंट लिखेंगे, नोट डाल के पहला पॉइंट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जब कभी तो फॉर्मूला यूज करेंगे cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर, दो वेक्टर को कभी भी एंगल निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इफ ए डॉट बी बराबर 0, ए डॉट बी बराबर क्या आ जाए 0, तो cos थीटा 0 हो जाएगा, और cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा क्या होता है 90। समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब क्या है, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, क्या होंगे बच्चों, परपेंडिकुलर होंगे, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, इफ ए डॉट बी बराबर 0 देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, दूसरा नोट, तीसरा नोट आ जाएगा आपका कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी आपका 1 होता है, और के डॉट के भी आपका क्या होता है 1 होता है। फोर्थ पॉइंट आएगा आपका आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, ये सब आपका 0 होता है। क्यों, क्योंकि आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। और तुम आप अगर आप तीनों यूनिट वेक्टर को देखोगे तो तीनों के तीनों कैसे बच्चों आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनका डॉट क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। क्लियर है, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग इज कि जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, आप ए डॉट बी निकालो चाहे बी डॉट ए निकालो, ये क्या होते हैं बच्चों आपके सेम रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपको दे रखा है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू
A1i प्लस A2j प्लस A3k एंड B वेक्टर इज इक्वल्स टू B1i प्लस B2j प्लस B3k, देन A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू होगा A1i प्लस A2j प्लस A3k डॉट B1i प्लस B2j प्लस B3k। तो कितना आ जाएगा A डॉट B बच्चों, ये आ जाएगा बच्चों आपका A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3 और B3, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा पहला, इसमें A पॉइंट आ जाएगा इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर पैरेलल देन क्या होगा आपका A1 अपॉन B1 बराबर होगा A2 अपॉन B2 बराबर होगा A3 अपॉन B3। और यदि बोलता हूं कि इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर परपेंडिकुलर, कैसे बच्चों आपके परपेंडिकुलर, देन आपका A डॉट B जो होगा बच्चों वो आपका 0 के इक्वल होगा। दिस इज इंप्लाइज दैट A1i प्लस A2j प्लस A3k डॉट B1i प्लस B2j प्लस B3k इक्वल टू 0, यानी कि A1A2 प्लस A1B1, ठीक है ना, A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 0 हो जाएगा। और ये जो cos थीटा आप लोग लिख रहे हो, ये cos थीटा कितना होता है आपका A डॉट B, इसको आप पहला पॉइंट बनाइएगा यहाँ पर, ठीक है ना। A डॉट बी अपॉन A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, थोड़ा सा पहला पॉइंट बनाइएगा। तो cos थीटा बराबर कितना A, ये हो जाएगा A1i प्लस A2j प्लस A3k डॉट कितना आएगा बच्चों आपका B1i प्लस B2j प्लस B3k डिवाइड इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यानी कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो यहां से बच्चों cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, इसको पहला पॉइंट बनाएगा, अगर मैं कह रहा हूं A1B1, यहाँ पर आ जाएगा आपका A2B2 प्लस A3B3 डिवाइड कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। इसको रफ कर दो कि इधर से कर जाता हूँ, कर ले एकन मैं यूएस पोलो की टी शर्ट पहन के, तू ये इसका मतलब थोड़ा ना बात करे क्लास में है। साइड में एकन का फोटो भी है, देखो बचपन का, एकन ऐसे खेलता था मस्त। बताओ कॉस इनवर्स में आंसर आएगा, ठीक है 1/3 नहीं आना चाहिए। देखो एंगल निकालना है दोनों के बीच में, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका cos थीटा बराबर होता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला। तो cos थीटा बराबर क्या A डॉट B 2i प्लस 2j माइनस k डॉट हो जाएगा 6i माइनस 3j प्लस 2k डिवाइडेड क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा 36 प्लस 9 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 12 माइनस कितना आ जाएगा 6
और -2 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 3 और 36 7। cos थीटा बराबर आ जाएगा 6/21। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा cos इनवर्स 6/21। क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके फटाफट से। नेक्स्ट ए वेक्टर डॉट आई कैप प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप प्लस ए वेक्टर डॉट के कैप एज इक्वल टू ऑप्शन ए वेक्टर, ऑप्शन बी 2 ए वेक्टर, ऑप्शन सी 3 ए वेक्टर, ऑप्शन डी 0 वेक्टर। कितना आ रहा है? कैसे निकाला? अरे ऐसे नहीं यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? एक तो इंटू नहीं बोलेंगे, डॉट। और यहां पर क्या है? ए डॉट आई है। डॉट कहां पर लगा हुआ है? अपने मन से डॉट घुसा दे यहां पर। ए और ए वेक्टर डॉट आई, ए डॉट आई ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। स्केलर मतलब 4 5 3 वैल्यू आएगी और फिर आई कैप। ये वो मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इनटू और मत बोलना है इसको आगे से। डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलो उसको। ठीक है ना? आंसर आएगा 3। आंसर वाला कुछ भी आए भले। ए वेक्टर को आप कुछ मान लीजिए, शायद उससे सवाल आसान हो जाएगा। ए वेक्टर कुछ मान के करेंगे तो हो सकता है काम बन जाए। देखो कैसे करेंगे। मैंने कहा कोई वेक्टर मान लो ना, ए वेक्टर को लेट ए वेक्टर को मान लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप, और फिर लगा हुआ है आई कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट जे कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट के कैप। ठीक है? और यहां पर लगा हुआ है जे कैप और यहां पर लगा हुआ है के कैप। इस तरह की सिचुएशन है। अब आई डॉट एक्स वाई जेड आर स्केलर्स, ध्यान रखिएगा इसमें कॉफिशिएंट है। तो इस तरीके से एक्स आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा? आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा ये बताओ? 1 होगा ना भाई। इसका डॉट हो रहा है किसके साथ में? इसके साथ में। ये वहीं बैठा हुआ चुप भाग। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जे कैप डॉट आई कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0। तो यहां से क्या बनेगा आपका? आई एक्स और ये आई कैप आ जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? वेक्टर तो आप लोगों ने यही पढ़ रहे हो। ठीक है? आई डॉट जे कितना हो जाएगा? 0। जे डॉट जे कितना हो जाएगा? 1। और के डॉट जे कितना हो जाएगा आपका? 0। तो यहां पर बनेगा वाई जे कैप, और फिर कितना हो जाएगा आपका? एक्स डॉट के कैप आई कैप डॉट के 0, जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट के कैप 1। तो जेड आ जाएगा और वहां आ जाएगा जेड के कैप। और ये किसके बराबर था आपका? ए वेक्टर। तो क्या आंसर आ जाएगा? ए वेक्टर। अरे कुछ आया समझ में कि नहीं आया? आया? बोलते ही नहीं, पता नहीं बिल्कुल ही। अभी खाना खा के बैठे हैं क्लास के अंदर। खाना कम पड़ रहा हो तो ज्यादा खाना लाया करें घर से। क्या?
गुप्ता ने खाना नहीं खाया आज, एकन ने खाना नहीं खाया, व्रत हो सकता है भाई। एफ लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लिया ये आपने। एफ magnitude of A vector equal to 3, magnitude of B vector is equal to 4, then a value of lambda for which A plus lambda B is perpendicular to A vector minus लैम्डा बी वेक्टर। तो आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है जिसके लिए दो वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसने क्या कहा बच्चों, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस लैम्डा बी वेक्टर। अगर आपका ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर माइनस लैम्डा बी वेक्टर के, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, जीरो। ए वेक्टर माइनस लैम्डा बी वेक्टर बराबर कितना बच्चों आपका, जीरो। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर क्या आएगा बच्चों, माइनस लैम्डा स्केलर है वो तो कोई दिक्कत नहीं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। क्या आएगा बच्चों आपका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। माइनस लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका आ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, जीरो, ठीक है। यहां से ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा कितना, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालना है, ये क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम कितना होगा, जीरो। ए और ए के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो होगा। तो cos जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, अरे ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस सिमिलरली बी डॉट भी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां से जो लैम्डा स्क्वायर आएगा वो आएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी लैम्डा बराबर आएगा आपका प्लस माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो लैम्डा कितना आ जाएगा बच्चों आपका, यहां से लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 3, बी वेक्टर का 4, तो कितना आ जाएगा 3/4 आपका। चलो इस क्वेश्चन को निकालो, क्या 2 पाई, अच्छा 2/√14, सही है, ठीक है ना, सही है। इधर देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होगा, वो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, किस पर निकालना, बी वेक्टर पर। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिस पर निकालना होगा उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा आपका, क्लियर वर्क का मोड लगा दो भाई, लेंथ होती है आपकी। ए डॉट बी कितना आएगा बच्चों आपका, मैं लिख देता हूँ, चलो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और यहाँ पर आएगा डॉट, यहाँ पर आएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस कितना आएगा बच्चों आपका 3k कैप, और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 4 9 4 13, और 4 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 17√17 हो जाएगा। 9 और 4 13 और 1, सही है क्या, मैग्नीट्यूड 9 और 4 13 और 1 14 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, सही है। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 2 माइनस 6 4 9 क्या, अच्छा सॉरी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, मैं पता नहीं कहां देखा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा,
हाँ ये सब बासु की वजह से हुआ है। चलो भाई, तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 6 - 6 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों आपका, √14। तो कितना आंसर आ जाएगा, बराबर 2/√14। कितना आएगा, 2/√14। नेक्स्ट, if ABC are unit vectors, if ABC are unit vectors, if ABC are unit vectors and A vector plus B vector plus C vector बराबर null vector, then find A vector dot B vector plus B vector dot C vector plus C vector dot A vector। चलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को? तो क्या आ रहा है इसका आंसर? चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपका, तुम बताओ क्या आंसर आ रहा है? कॉस थीटा कहां से आ गया? हाँ? अच्छा अच्छा, क्या आएगा, 3 आएगा या 0 आएगा ऐसा? पर ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है। इधर देखिए सारे बच्चे, अगर मुझे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ए वेक्टर, अच्छा यूनिट वेक्टर है, ये तो पता लग गया कि सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका, 1 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर, एक बात का ध्यान रखना, अगर कहीं भी लिखा हुआ ए वेक्टर का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं पर भी लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है तो इसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अभी हमने पढ़ा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। अब आपके सामने लिखा हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और नल वेक्टर, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड। इधर 0 का मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका, 0 रहेगा, 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0। अब दोनों तरफ कर देते हैं स्क्वायर, क्या करते हैं, स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर इज 0। यहाँ पर अपन ने, यहाँ 0 वेक्टर था, मैग्नीट्यूड लिया हमने इसका, तो कितना आया आपका, 0 आया है। फिर दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, स्क्वायरिंग। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बोलो भाई। जो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा का मतलब होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही तो इसका मतलब होगा, बोलो हाँ या ना बच्चों, यही इसका मतलब होगा। क्लियर है? जैसे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ए डॉट ए, सिमिलरली आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 0। ये कितना होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस कितना होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी वेक्टर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, मतलब हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस क्या होगा बच्चों आपका, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आप एक बार देख लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना बेटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबका क्या है, 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और यहां पर 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस कितना, सी डॉट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका, -3/2। फटाफट से इसको नोट डाउन करो और नेक्स्ट हेडिंग डालें। ना नोट नहीं है, आर्टिकल ये लगा गया।
डॉट प्रोडक्ट का लास्ट आर्टिकल है, इसके बाद डॉट खत्म। चलो यहां तक समझ में आया सारे बच्चों को? अब इस आर्टिकल को समझते हैं। नोट कर लिया क्या सबने? कर लो। हो गया। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ठीक है ना। तो यहां पर क्या सीन है बच्चों कि अगर हम बात करें आप लोगों से कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, कि यहां पर ये दिया हुआ है कि जैसे मान के चलो आपके पास यहां पर इस तरीके से ए वेक्टर है, ठीक है, और ये क्या बच्चों आपका बी वेक्टर है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ये बी वेक्टर है और ये क्या है ए वेक्टर। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? रेहान कोई डाउट है इसमें? भाई किसी को डाउट है इसमें? देखा सबने अच्छे से? अब इस वेक्टर बी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा, सपोज करो दिस इज बी, सपोज करो दिस इज एल, समझ में आया कि नहीं? और एक अलोंग वाला कंपोनेंट, ये अलोंग वाला कंपोनेंट है और ये कौन सा बच्चों आपका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है। जो आपका ओ एल है, ओ एल जो है, अगर ओ एल वेक्टर की बात करता हूं तो ये कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर है, अलोंग ए वेक्टर, ठीक है ना। यानी कि ओ एल वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्या बच्चों? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर हम इसको लिख सकते हैं। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? और अगर मैं एल बी वेक्टर की बात करता हूं, ठीक है ना, तो जो एल बी वेक्टर है इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर लिखा जा सकता है। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? और ये चीज हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो आपका ओ बी वेक्टर होगा वो बराबर होगा किसके? ओ एल वेक्टर प्लस एल बी वेक्टर के। यानी कि जो आपका बी वेक्टर है बराबर होगा एक तो अलोंग ए वेक्टर प्लस परपेंडिकुलर टू, लिख ले, भागा जा रहा हूं मैं, अभी रफ करूंगा इसमें से, लिख ले। समझने पे ध्यान दो। अलोंग ए वेक्टर प्लस परपेंडिकुलर टू आयुष बी वेक्टर। बुक खोल रखी तूने यार, ये गलत बात है। चलिए, यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? सोच लो, समझ लो अच्छे से, तब तक मैं रफ कर रहा हूं। बी वेक्टर इक्वल टू क्या हुआ? अलोंग ए वेक्टर प्लस परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें आप लोगों से, ओ एल वेक्टर निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? ओ एल वेक्टर को क्या बच्चों में ऐसे लिख सकता हूं? ओ एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। यही तो इंपॉर्टेंट बात है क्या? उधर आराम से बोलो, तुम्हें देखा नहीं, मैंने तुमको देखा है। ये समझ में आया कि नहीं आया? मुझे ओ एल वेक्टर लिखना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? ओ एल वेक्टर लेना पड़ेगा। और ओ एल वेक्टर किसकी डायरेक्शन में है? एक कैप। इसको एक वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपको किसी भी वेक्टर को लिखना होता है तो उस केस में हम क्या लेते हैं बेटा? उसका मैग्नीट्यूड, और इनटू क्या लेते हैं? जिस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? किसी के मन में ये डाउट तो नहीं आ रहा सर आपने ए वेक्टर क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखेंगे भाई, उस ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखेंगे, ताकि ओएल वेक्टर का तो इतना सा कंपोनेंट है ओएल, बस
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? क्या बेटा क्या कह रहे हो? ओएल वेक्टर आएगा या ओ ए कहां है? ए पॉइंट तो कहीं है ही नहीं। ओ एल वेक्टर की बात कर रहा हूं बेटा, ओ एल वेक्टर। चलो भाई, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका ओ एल वेक्टर। अच्छा, ओ एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे कोई बता सकता है क्या है? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सही बात बताइए सर। ये प्रोजेक्शन ही तो है बी का इस पर, तो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा ही तो लिखा हुआ है ये, बी कॉस थीटा इंटू कितना बच्चों आपका एक। तो ओ एल वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका? ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा, कॉस थीटा को लिख सकता हूं क्या? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ है ना? और ए कैप को लिख सकता हूं ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ है ना? तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गया, तो आपके पास बचा होगा ओ एल वेक्टर बराबर बचा होगा कितना? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। बचा कि नहीं बचा? अरे बचा कि नहीं बचा? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग अलोंग ए वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर बराबर हो जाएगा। अगर मुझे अलोंग वाला कंपोनेंट पता लग गया, ये वाला पता लग गया और निकालना ये है, तो क्या करूंगा? अगर मुझे ये पता लग गया, ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? एल बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर वाला ओ बी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर कितना बच्चों आपका? हाँ, बी वेक्टर ही तो है। ओ वेक्टर क्या बच्चों आपका? बी वेक्टर। बी वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ये अलोंग वाला कंपोनेंट आ जाएगा। इसके ऊपर 2025 एकदम हाल ताजा क्वेश्चन पूछा है मैं जनवरी में, दोनों फॉर्मूलों का यूज करवाया उसने। समझ में आया कि नहीं आया? वही क्वेश्चन करने वाले वो। अब देखो पेपर अब हुआ है, कल हुआ होगा पेपर दो सेट में, आज हुआ है। पेपर वैसा ही आता है जैसा हर बार आता है? बच्चे तो देखेंगे, रिजल्ट आएगा तब बात करेंगे भाई। उम्मीद कुछ नहीं है मुझे। है इस बार क्या होता? इस बार भी कहाँ टाइम मिला है? बात मैथ के टाइम की नहीं है, बोर्ड के एग्जाम्स आ गए, 1.5-2 महीने अलग रही है, 1.5 महीने। हाँ जी, नोट करो बेटा, अच्छे से नोट करो, जमा जमा के पहले, तब समझाऊंगा ढंग से। नोट करो बेटा। पूरा फोकस देखो, कितना आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। रटने का तरीका बताता हूँ ना, रटने से भी काम चल जाएगा पूरा ए टू जेड। ये तो मैं एक टीचर हूँ, जो मुझे पढ़ाने पड़ते हैं चीजें, नहीं तो सीधा फॉर्मूला लिखवा लो, रट लो, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं उससे फिर सॉल्व। अब एकन के दिमाग में आया यार क्या ही करें, नोट करके फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। तो बताओ, वेक्टर फिजिक्स का है कि मैथ का है चैप्टर? है
वेक्टर चैप्टर फिजिक्स का है ही नहीं। अब जैसे आप कहते हो कि भाई इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन फिजिक्स के हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ते हो उनका? छोटी से पार्ट पढ़ते हैं। आप छोटा सा एलिमेंट लेते होंगे और छोटे से एलिमेंट को इंटीग्रेट करते होंगे, कोई मतलब एलिमेंट, सीधा इंटीग्रेशन, सीधा ही फॉर्मूला याद। सही बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, यहाँ जहां आपको पढ़ने में कहीं दिक्कत आए ना, यहाँ आपको लगे यार ये तो बड़ा मामला पेचीदा है, रट लो उसको, फॉर्मूले को, रिजल्ट को रट लो आप। अब नालायक, इसको समझना है, इसको नहीं रटना है। हाँ, ये तो ज्यादा ज्ञान दे रहे हो आप लोग। हाँ जी, जिया एंड सिया, हाँ तो दोनों मतलब मैचिंग मैचिंग, क्या चक्कर है? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? पानी वानी पी लो भाई, है क्या हुआ? यार एक बात बताओ, मनु तो टोपी क्यों पहनता है? देखा, हटा दो कैप को, क्या हटा? हटा, पूरा हटा। अरे भाई मैं बस, बहुत बढ़िया है, कैप मत पहना करो, कैप से बाल जड़ जाते हैं। जड़े कहाँ, सही है, वो तो होता ही है। ठीक है ना, कैप पहना करो, कैप मत ज्यादा पहना करो, क्योंकि इससे बाल नुकसान, हवा पानी तो मिलता ही नहीं उनको, हवा चाहिए होती है। क्या भाई गुप्ता? हाँ बेटा, कहाँ समझ नहीं है बताओ? पक्का आ गया, कन्फर्म? क्या बात है, ट्रिक काम कर गई क्या? ठीक है ना, कई कई ऐसा होता है जब हम लिखते हैं, नोट करते हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं समझ में। एक बार लिख लेते हैं। फिर भी अगर नहीं आया तो बताओ, मैं बताता हूँ। अब एक काम करना है आपको, इसको रट्टा मारना ढंग से। अलोंग वाला कंपोनेंट तो याद कर ही लोगे, याद करने का तरीका बताओ इसको। आपको वो याद है क्या? अरे वो मैं खुद भूल गया यार। अरे वो क्या था, प्रोजेक्शन। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालते हैं, किसका? ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालते हैं, तो क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है कि नहीं होता? अच्छा, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन याद करने का तरीका बता रहा हूं भाई, निंजा टेक्निक। बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन, फॉर्मूला बोलो, बी डॉट ए अपॉन, जिस पर निकालना उसका मैग्नीट्यूड नीचे आ जाता है। अब यदि बच्चों मुझे बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग वाला कंपोनेंट आपको याद रखना है, परपेंडिकुलर वाला तो ऐसे आ जाएगा, उस वेक्टर में से अलोंग वाले को हटा दो, परपेंडिकुलर वाला आ जाता है। अलोंग वाला कंपोनेंट कैसे निकालते हैं पता है? आप पहले इसका प्रोजेक्शन लिखो, अगर मुझे अलोंग बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट लिखना है तो पहले प्रोजेक्शन लिख लो। प्रोजेक्शन क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना? अब यहां पर ए वेक्टर लगाओ या स्क्वायर करो, आगे अलोंग वाला कंपोनेंट। नहीं आया होगा ये भी समझ में ना? और यदि मैं बी वेक्टर में से इसको हटा दूंगा, आ गया परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। क्या समझ में आया कि नहीं आया? आ गया क्या? अगर आ गया है तो क्वेश्चन लिखो।
देखिए एक्सप्रेस द वेक्टर ए वेक्टर, express the vector a vector, express the vector a vector is equals to 5 I cap minus 2j cap plus 5k cap as sum of two vectors. Express the vector a vector is equals to 5 I cap minus 2j cap plus 5k cap as sum of two vectors, as sum of two vectors such that, as sum of two vectors such that, as sum of two vectors such that one is parallel to the vector, one is parallel to the vector b vector 3I cap plus k cap, मतलब इसके along है, and other is perpendicular to b vector, and other is perpendicular to b vector. आया कि नहीं आया आंसर? आज हो गया थर्सडे, सैटरडे सॉरी संडे को टेस्ट है ना। आयुष आंसर आ गया तेरा? क्या अप्रोच पे क्या फॉर्मूला लगाना है, अप्रोच क्या करना है इसके अंदर? अप्रोच नहीं आया। देखो यहाँ आंसर भी आ चुका है, तो अप्रोच पे लगे बैठे हो अभी। आंसर आने दो, मुझे नहीं पता। बोलना एक बार, मैं बोलता हूं। आपका अलोंग वाला कंपोनेंट आया होगा 6I कैप प्लस 2k कैप, क्या आया है? ये आया ना। और परपेंडिकुलर वाला आएगा 5I कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। सब में तो वही आ जाएगा वापस से वेक्टर। अगर तुम वापस से करोगे तो वही वेक्टर आ जाएगा। कुछ देखो ना सोच करके, ठीक है ना। वो तो खुद सोचो भाई, कॉम्बिनेशन है ना। बट ये भी आपसे नहीं निकलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। एंड वी आर प्रिपेयर फॉर IIT। परपेंडिकुलर वाला तो वहीं से निकालना सब्ट्रैक्ट करके ही, वही एक तरीका होता है, और कोई तरीका? हाँ जी, निकाल तो दिया होगा तुमने। पर भाई परपेंडिकुलर वाले को ए वेक्टर में से हटा दो ना। नहीं आया? ओहो, देखो भाई इधर देखो ज्ञानियों, तुम लोग एकदम फोकस होकर नहीं पढ़ते हो यार। क्या यार, फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हो भाई? सिंपल सी बात है, पहले पैरेलल बोलो अलॉन्ग बोलो, बात तो बराबर ही है, ठीक है ना। पहले पैरेलल वाला कंपोनेंट देखो, पैरेलल कंपोनेंट। अब लिखो मत, मुझे सिर्फ मुझे कुछ उसका जवाब देना। अब क्रॉस प्रोडक्ट तो पढ़ाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले तो सवाल सॉल्व करवाने पड़ेंगे तुमसे। कोई नहीं, पैरेलल कंपोनेंट किसका किसके और पैरेलल निकालना, पहले तो बताओ। ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलॉन्ग निकालना है, पैरेलल निकालना है। ए वेक्टर का बी वेक्टर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लिखो। ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलॉन्ग निकालना है, ए वेक्टर का बी वेक्टर के पर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लिखो। क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहां क्या करेंगे, यहां बी वेक्टर लगाओ, यहां स्क्वायर करो, तो ये अलॉन्ग वाला आ जाएगा आंसर। तो ए डॉट बी करना है एक बार, ए डॉट बी तो कितना आएगा? 5 और 3 सॉरी 15 और प्लस 5 अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 9 और 1 10। और यहां पर आ जाएगा आपका बी वेक्टर। बी वेक्टर बोले तो 3I कैप प्लस k कैप, 15 और 5 20, ये हो जाएगा 2। 3I कैप प्लस k कैप, 3I कैप प्लस k कैप, तो ये कितना जाएगा? 6I कैप प्लस 2k कैप। समझ में आया कि नहीं आया?
अरे बोलो बेटा, आगे समझ में ना। अब होता क्या है कि जो आपका ए वेक्टर है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। किससे? एक तो अलोंग वाला कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। अब आपको क्या चाहिए? अलोंग वाला आ चुका है, परपेंडिकुलर वाला चाहिए। तो परपेंडिकुलर वाला निकालने के लिए ए वेक्टर में से अलोंग वाले को हटा दो। तो परपेंडिकुलर वाला कौन सा आ जाएगा आपका? ए वेक्टर माइनस अलोंग वाला। अलोंग वाला कितना आया है? 6i कैप प्लस 2k कैप। तो यहां से आ जाओ, ए वेक्टर कितना है आपका? 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, माइनस कितना आएगा? 6i कैप माइनस 2k कैप। तो 5 माइनस 6i माइनस i माइनस 2j और ये कितना जाएगा आपका? शायद आंसर गलत दे रखा है शायद। ये आ रहा है सबका? और ये आ रहा है क्या? अलग आ रहा है? ये आ रहा है ना? माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप ही तो है। बस तो सही है हमारा आंसर, सही है। अब भाई सिंपल सी बात है, इन दोनों को मिलाएंगे तो वापस यही आ जाएगा आपका। नहीं आया ना समझ में? चलो सवाल करेंगे क्या एक आध? 10 मिनट बचे हैं यार, उन्होंने मन खट्टा कर दिया मेरा। इसका आंसर देना चाहिए था। हाँ नहीं, सिलेबस पढ़ने दो, पढ़ाने दो। तुमको 15 दिन मिलते हैं पढ़ने को। भाई मुझे और किसी का पता नहीं, मैथ में तो नहीं होगा। तुम क्या चाहते हो? ऐसे तो फिर कोई मतलब नहीं संडे को टेस्ट लेने का। संडे को टेस्ट लेने का ऐसे क्यों मतलब नहीं? पूछो पूछो। संडे को इसलिए टेस्ट रखा गया है क्योंकि एक दिन तो आप उसी में खराब करते थे, तो बीच में 4 दिन खराब हो गए। और अगर माना 6 महीने सिलेबस चला या 7 महीने सिलेबस चला तो 1 महीना तो गया हमारा। पिछले बार हमारे साथ यही हुआ था भाई। हुआ कहाँ है? इतनी मेहनत की हम लोगों ने, सिलेबस कैसे 1 महीना पीछे गया? इन्हीं चक्करों में गया था। बीच में छुट्टियां वुट्टियां हो गई, खूब खींचातानी की, तब जाकर के दिक्कत होती है बाद में, है ना। एटलीस्ट मैथ में तो पढ़ेंगे हम लोग, और वो टेस्ट में भी आएगा। हाँ हाँ, ऐसा मत बनाओ। आप लोग बोर्ड वाला पैटर्न बना लेते हो। आपको पता है कैसा होना चाहिए? सर कभी भी टेस्ट ले लो यार, डोंट वरी। मैथमेटिक्स एक दिन में पढ़ने से आता ही नहीं है, ये तुम्हारी सोच है। ये तो अपन मेहनत करते हैं तब से आता है। ये थोड़ा है कि भैया सोशल साइंस का कुछ हो गया, भैया औरंगजेब की उपलब्धियों के बारे में वर्णन कीजिए, अगर घंटे और पहले पढ़ लिया तो हम लिख देंगे उसके बारे में। मैथ में ऐसा नहीं होता भाई, आता है तो आता है 4 दिन पहले। खड़ा होता है, बता औरंगजेब की उपलब्धियों के बारे में क्या? किसमें? युगांडा में? तुम लोगों ने हिस्ट्री में औरंगजेब का नाम, औरंगजेब नहीं पढ़ा क्या? तूने नहीं पढ़ा है ना? चंगेज खान नहीं पढ़ा होगा। चलो ये बात है नहीं। नेक्स्ट निकाले वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट इधर देखे सारे बच्चे। जैसे मान के चलो बच्चों 2 वेक्टर दिए हुए, बात नहीं भाई, बात मत क्या करो तुम लोग। जैसे ए वेक्टर है और ये क्या बच्चों आपका बी वेक्टर, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। देखो एक बात का ध्यान रखना, जब मैं आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहा था तो उसको डॉट ही बोलेंगे, उसको इनटू नहीं बोलेंगे, इसको भी इनटू नहीं बोलेंगे, क्रॉस ही बोला जाएगा। ए क्रॉस बी, ए इंटू बी नहीं, ए क्रॉस बी बोला जाएगा, राइट। एंड दिस विल इक्वल टू होता है बच्चों आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड
साइन थीटा और एन कैप, ठीक है ना, ये होता है आपका एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या होता है? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और क्या बोल सकते हैं? और प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, ये एन कैप होता है आपका। जैसे इसको मैं ऐसे समझाता हूं, लाना बेटा पेन, एक ये ए वेक्टर है आपकी, आयुष की तरफ ए वेक्टर आ रहा है, गौरव की तरफ बी वेक्टर आ रहा है, ठीक है ना। ए डॉट नहीं, बासु की तरफ नहीं है कोई भी, बासु की तरफ इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो ऐसे 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 रखना पड़ेगा, ए क्रॉस बी, समझ आया कि नहीं आया? ए क्रॉस बी, ये जो है ये है एन कैप, इधर एन कैप है आपका, नहीं समझे बात को? ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है, मतलब विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और वहीं अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं तो बी क्रॉस ए कैसा होगा? पहले बी को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, बी एंड ए, यानी कि अब ऐसे चलेगा सिस्टम, बी क्रॉस ए, ठीक है ना। तो अब किधर गए? यूनिट वेक्टर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए बच्चों लो, तो इसलिए मैंने लिखा एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। नोट डाल करके पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। होता क्या है कि ए क्रॉस बी जो होता है, लिख लो भाई फटाफट से, ए क्रॉस बी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे माइनस एन के घूम के नीचे गया था, अगर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर आ जाएगा नहीं आएगा? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर डायरेक्शन चेंज कर देता है, वही कहानी यहां पर भी। तीसरा पॉइंट, आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस आई बराबर 0 होता है, क्योंकि नहीं के क्रॉस के, क्योंकि खुद के बीच में एंगल कितना होता है? 0। जब एंगल 0 होगा तो उस केस में कितना हो जाएगा? ये साइन 0 0, तो ए क्रॉस भी 0 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर या फिर क्या पैरेलल, कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर होंगे बेटा। क्या होंगे? कोलिनियर या फिर क्या लिखते हैं इनको? पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट, आई क्रॉस जे के कैप होता है, जे क्रॉस के आई कैप होता है, के क्रॉस आई जे कैप होता है, जे क्रॉस आई माइनस के कैप होता है, के क्रॉस जे माइनस आई कैप होता है, आई क्रॉस के माइनस जे कैप होता है। आज के लिए इतना ही करते हैं, होमवर्क सुन लो। देना एक बार मुझे वो बेटा। अब समझ में आ गया बेटा तुमको? नहीं आया तो पूछ लेना, ओके। मैं लंच करने जा रहा हूँ, फिर आऊंगा वापस। एक तो आप लोग एनवीटीक्यू कर लेना, सेकंड एक्सरसाइज के एनवीटीक्यू,
क्योंकि सिंगल करेक्ट तो आपने निपटा दिए। भैया सुन लो मेरी बात, करना क्या काम है। देखो सेकंड एक्सरसाइज के एमसीक्यू तो आपने निपटा दिए, सिंगल करेक्ट वाले 31 तक थे। उसका एनवीटीक्यू कर लेना, 6 क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज में। एनवीटीक्यू कितने हैं? 6, वो कर लेना आप लोग। और एक करना आप लोग 3 पॉइंट, मतलब थर्ड एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 3.1 से लेकर के 3.24 तक। तो 30 क्वेश्चन हो गया आज के लिए, बट आसान क्वेश्चन भी है। इलस्ट्रेशन की बात बताइए मैंने, इलस्ट्रेशन बताएं 3.1 से 3.24, 24, 1 से 24। दो बेटा तुम्हारी है।